Hello student, today we learn chapter 2nd. Our topic is pressure of solution. So what is the pressure of solution? Osmotic pressure, the pulling pressure of a solution is the measure of tendency of a solution to pull water into it by osmosis because of the relative concentration of non penetrating solute एंड वाटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमारा होता है, तो ऑस्मोसिस क्या होता है ये पहले पता है हमें। तो ऑस्मोसिस समझते हैं पहले तो ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस ओनली इन सॉल्यूशंस and semi-permeable membrane is necessary for the process of osmosis to take place. The solvent molecules in the process of osmosis move from lower concentrated solution to higher concentrated solution. In osmosis, only the movement of solvent molecule takes place. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्मोसिस यानी कि परासरण, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, परासरण। तो परासरण क्या होता है पहले तो वो समझते हैं हम। तो परासरण विलयनों का एक गुण होता है और परासरण की क्रिया संपन्न कराने के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। जब किसी विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा शुद्ध विलायक से अलग रखा जाता है, तब विलायक के कण झिल्ली में से होकर विलयन में बहने लगते हैं और तब तक बहते हैं जब तक कि झिल्ली के दोनों ओर विलयन का सांद्रण बराबर नहीं हो जाता है। इस क्रिया को परासरण यानी कि ऑस्मोसिस कहते हैं। तो अब परासरण दाब क्या चीज़ होती है? तो वह प्रक्रिया जिसमें शुद्ध विलायक के कण कम सांद्र विलयन में से उच्च सांद्र विलयन में अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते होते प्रवाहित होते हैं, उसे हम परासरण कहते हैं। तो परासरण दाब समझने के लिए हम आगे देखते हैं अब इसको। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज द प्रेशर exerted by a stationary fluidic part of the solution on an object semi-permeable membrane in case of osmosis. Net hydrostatic pressure of a solution is equal to hydrostatic pressure osmotic minus osmotic pressure. तो ये हमने पहले तो इसको लिए सिर्फ इसका बेस क्लियर किया है हमने। अब देखते हैं हम, यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है जिसमें बिकर है, आपका बिकर में सॉल्वेंट है और उसमें एक थिसल फनेल लगाई हुई है। थिसल फनेल के नीचे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और उसमें सॉल्यूशन फिलअप किया हुआ है। तो ये हमको अच्छे से दिखाई दे रहा है। अ कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन इज प्लेस्ड in a container made by covering the end of an inverted Thistle funnel with a parchment paper semi-permeable membrane को भी लगा सकते हैं, which is dipped into a beaker containing distilled water. After some time, it is observed that level of the solution rises in the Thistle funnel gradually. The reason for this rise in level is the movement of water molecule into the solution through the semi-permeable membrane. This is called osmosis. तो यहाँ पे हम देखते हैं तो एक फनल के मुख पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है या पार्चमेंट पेपर या जंतु झिल्ली, इसमें हम बांध कर इसमें कुछ ऊंचाई तक पोटेशियम परमैंगनेट विलयन भर कर उसे एक बीकर में रखे हुए शुद्ध जल में डुबो कर रख देते हैं। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नली में विलयन की सतह ऊपर उठने लगती है। वो स्पष्ट है कि जल के अणु बीकर में से
अर्धपारगम्य झिल्ली पार करके विलयन में पहुंच रहे हैं। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। तो परासरण क्रिया का जो कारण है वो होता है परासरण दाब, और इस दाब को हम अलग अलग प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर विच डेवलप्ड व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम अ सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यानी कि परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो विलयन को विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखने पर उत्पन्न होता है। या तो हम इसकी दूसरी परिभाषा और देखते हैं, डेफिनेशन। तो वो क्या हो सकती है? द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कॉलम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज जस्ट sufficient to prevent the entry of more solvent into the solution from the solvent separated by semi-permeable membrane is known as a osmotic pressure। यानी कि परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है जो विलयन को विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश होने से रोकता है। तो ये हमको डायग्राम पूरा अच्छे से समझ में आ चुका है। इसमें परासरण दाब क्या है? तो यहाँ पे H इज इक्वल टू आपको दिखाई दे रहा है, तो पाई इज इक्वल HPG। तो यहाँ पे ये जो ऊंचाई है, जो फ़र्क आया है, वो लेवल दिखाई दे रहा है आपको एरो से जो बताया हुआ है प्रेशर का, तो वो वैल्यू हमको समझ में आ गई है। चलिए अब तो ऑस्मोसिस क्या होता है? एज्यूम दैट ओनली सॉल्वेंट molecules can pass through this semi-permeable membrane if this membrane is placed between the solvent and solution is shown in figure. The solvent molecule will flow through the membrane from pure solvent to the solution. This process of flow of the solvent is called osmosis। तो ऑस्मोसिस हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अब यहाँ पे द फ्लो will continue till the equilibrium is attained. The flow of the solvent from its side to solution side across a semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution, and this pressure that just stops the flow of solvent in is called osmotic pressure of solution। तो यहाँ पे क्या करता है? परासरण दाब वह दाब होता है जो विलयन को विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक के अणुओं को विलयन में प्रवेश होने से रोकता है। तो ये हमको क्लियर हो चुकी है बात। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे हमको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, इसके बीच के लिए। तो इसको हम समझते हैं। तो इसमें क्या है? SPM यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, और दोनों के ऊपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिखाई दे रहा है। इसमें एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। टू अंडरस्टैंड दिस, कंसिडर a vessel as shown in figure. This vessel is divided into two compartment। तो दिखाई दे रहा है हमें, उसको हमने दो कंपार्टमेंट में डिवाइड करके रखा है। वन कंपार्टमेंट is filled with a pure solvent and a narrow tube is attached to it. The other compartment is provided with a wide tube which is fitted with a frictionless piston. Now, as a result of osmosis, pure solvent tends to flow into the solution through semi-permeable membrane, and the piston moves upwards, and level of solvent falls in the narrow tube. Now, if pressure is applied over the piston, the entry of solvent into the solution is prevented,
and the level of solvent becomes constant in the narrow tube at L. Therefore, the minimum exerts pressure which must be applied on the solution to prevent the entry of the solvent into the solution through the semi-permeable membrane is called the osmotic प्रेशर। तो अब हम इस फिगर में क्या दिया हुआ है वो समझते हैं। तो विलायक का अर्धपारगज में झिल्ली में से होकर विलयन में प्रवाह विलयन पर बाहर से दाब आरोपित करके रोका जा सकता है। इसे समझने के लिए चित्र में दर्शाए अनुसार एक पात्र लेते हैं और यह पात्र अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा दो खंडों में विभाजित कर दिया गया है। एक खंड में एक पतली नली लगी है तथा इसमें शुद्ध विलायक भरा हुआ है और दूसरे खंड में विलयन भरा होता है तथा इसमें एक चौड़ी नली लगी होती है जिसमें एक घर्षण रहित पिस्टन फिट रहता है। अब परासरण क्रिया के कारण शुद्ध विलायक अर्धपारगम्य झिल्ली को पार करते हुए विलयन में से प्रवेश करने का प्रयास करता है, जिसके कारण पिस्टन ऊपर उठने लगता है और पतली नली में विलयन का तल गिरने लगता है। अब इस कंडीशन में यदि पिस्टन पर बाहर से उपयुक्त मात्रा में दाब आरोपित कर दिया जाए तब विलायक का विलयन में होने वाला प्रवेश रोका जा सकता है, जिससे पतली नली में विलयन का तल L पर स्थित बना रहता है। अतः यह न्यूनतम आधिक्य बल जिसको विलयन पर आरोपित करने से विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होते हुए विलयन में प्रवेश रुक जाता है, इसे हम परासरण दाब कहते हैं। अब परासरण दाब के लिए हमारे पास में एक सूत्र होता है, वो है पाई वी इज इक्वल टू NRT। और N क्या है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स है और V को इसके अपॉन में हम लाते हैं तो N अपॉन V, पाई इज इक्वल टू क्या हो गया N अपॉन V इंटू RT। तो यहाँ पे मोल अपॉन वॉल्यूम इज़ नॉन एज अ कॉन्सेंट्रेशन, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा CRT। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई है, इसको हम क्या कहते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो वॉन्ट ऑफ ने सुझाव दिया था कि किसी भी पदार्थ की गैसीय अवस्था और तनु विलयन की अवस्था काफ़ी समानता होती है। यदि तनु विलयन के परासरण दाब पर सांद्रण और ताप का वही प्रभाव पड़ता है जो कि गैसों का दाब पर पड़ता है और गैसों के दाब के समान विलयन का परासरण दाब भी विलेय के अणुओं के अर्धपारगम्य झिल्ली पर टकराने से उत्पन्न होता है। अतः इन समानताओं को ध्यान में रखते हुए वॉन्टॉफ ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे तनु विलयनों का सिद्धांत कहते हैं और इसके अनुसार तनु विलयन का परासरण दाब उस दाब के बराबर होता है जो विलेय वाष्प अवस्था में डालेगा, जबकि उसका आयतन व ताप विलयन के ताप व आयतन के समान होता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वॉन्टॉफ ने आदर्श गैस समीकरण के समान तनु विलयनों के लिए यह समीकरण प्रस्तुत किया है। यहाँ पे पाई विलयन का परासरण दाब है, V विलयन का लीटर में आयतन है, N विलेय के मोलों की संख्या है, C मोलर सांद्रण है, R विलयन का स्थिरांक यानी कि गैस स्थिरांक है और T विलयन का केल्विन ताप होता है। तो यहाँ पे Wontoff observed that there is a great similarity between the gaseous state and dilute solution of a substance. The osmotic pressure of dilute solutions vary with their concentration and temperatures in same way as the pressure of gases. Osmotic pressure is also developed in the same way as the gaseous pressure by the collision of solute particles against the walls of the container as if there existed no solvent. Thus, the explain the exact parallelism
between the behavior of solution and gases. Van 't Hoff put forward this theory of dilute solution. He stated that a substance in dilute solution behaves exactly like a gas, and the osmotic pressure of a dilute solution is equal to the pressure which the solute would exert if it were a gas at the same temperature and occupying the same volume as the solution. And according to this theory, Van 't Hoff established this equation for dilute solutions, and which parallel to the general gas equation PV is equal to nRT, and here pi V is equal to nRT, and we put V in upon of n. Pi is equal to n upon V RT, and n upon V is show the number of moles upon volume, and it is represented by C. C is molar concentration. Here pi is osmotic pressure of the solution, V is volume of the solution in liter, N is the number of moles of the solute, C is molar concentration, and R is solution constant or gas constant. T is temperature of the solution in Kelvin. तो ये क्लियर हो गया है हमारा. तो यहाँ पे पाई इज इक्वल टू CRT होता है, एंड पाई इज द ऑस्मोटिक प्रेशर, एंड R इज द गैस कांस्टेंट. तो पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन V इंटू RT, N2 शो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. अब यहाँ पर हम एक वैल्यू और पुटअप करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स जो है वो वेट इन ग्राम अपॉन मोलेक्युलर मास होता है. तो N2 के लिए हम W2 अपॉन M2 लिख सकते हैं. तो नीचे इक्वेशन में देखिए पाई V इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू RT. तो यहाँ पे M2 की वैल्यू क्या होगी, M2 इज इक्वल टू W2 RT अपॉन पाई V. And thus knowing the equations, quantities W2 T and is the temperature in Kelvin, pi is osmotic pressure, and V is the volume of this solution. तो यहाँ पे हम ये सब वैल्यू पुटअप करके M2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. ये क्लियर हो गया है हमारा. चलिए अब ये जो हमारा प्रेशर होता है वो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसके 3 प्रकार हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक. अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ मोर सॉल्यूट देन द सेल. अ सेल प्लेस्ड इन द सॉल्यूशन विल गिव अप वाटर एंड श्रिंक. तो हाइपरटोनिक जो होता है वो कौन सा सॉल्यूशन होता है ये देखते हैं हम. तो इसमें जब 2 भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से एक दूसरे से पृथक रखा जाता है, तब विलायक का बहाव कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर होता है. तो इसमें जब बहाव कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होता है तो यह बहना या परासरण तब तक होता रहता है कि जब तक दोनों विलयनों का परासरण दाब बराबर नहीं हो जाता. तो इस प्रकार के विलयनों के जोड़े जिनके अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक रखने पर विलायक का किसी और कोई बहाव नहीं होता है, तब उसे समपरासारी विलयन यानी कि आइसोटोनिक विलयन कहते हैं. तो an isotonic solution has just the right amount of solute for the cell. A cell placed in this solution will stay the same. तो यहाँ पे दोनों विलयनों के परासरण दाब कैसे होते हैं, समान होते हैं. अब देखते हैं हम हाइपोटोनिक. तो हाइपोटोनिक क्या होते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्प परासरी. तो अल्प परासरी यानी वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है, वे अल्प परासरी यानी कि हाइपोटोनिक विलयन कहलाते हैं.
और हाइपरटोनिक की बात हम करें तो हाइपरटोनिक यानी अति परासरी विलयन होते हैं, यानी कि वे विलयन जिनका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है उसे अति परासरी विलयन कहते हैं, यानी कि हाइपरटोनिक विलयन कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हैज़ मोर सॉल्यूट देन द सेल, a cell placed in the solution will give up water and shrink। यानी कि हाइपरटोनिक solution which have osmotic pressure more than given solutions are called hypertonic solution। Then hypotonic solutions which have osmotic pressure less than given solution are called hypotonic solution। and isotonic solution की डेफिनेशन आएगी हमारी कि सिंस द ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स देन द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस हैव द इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे जब दोनों विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं तो उसे हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब आता है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि विपरीत परासरण। तो यदि किसी विलयन पर परासरण दाब से अधिक दाब आरोपित कर दिया जाए तब विलायक के कण विलयन में से निकलकर शुद्ध विलायक में प्रवेश करने लगते हैं और इस प्रक्रिया को हम विपरीत परासरण यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। इफ़ अ प्रेशर ग्रेटर दैन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन the solvent will flow from the solution into the pure solvent through semi-permeable membrane। This process is called reverse osmosis। The reverse osmosis is a membrane-based filtration method that reverses many types of large molecules and ions from solutions by applying pressure to the solution when it is on one side of a selective membrane। If the external pressure is applied on a concentrated solution, this pressure is distributed evenly throughout the solution। If the applied pressure is higher than the osmotic pressure, water will flow towards the other side of the membrane, leaving solute behind। This technique is used for purification of water। इसका उपयोग जनरली काय में होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में होता है। तो इस चीज़ को हम अच्छे से समझ चुके हैं। चलिए, तो इसके लिए द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कैन रिवर्स इफ अ प्रेशर larger than the osmotic pressure is applied to the solution side, and that is now the pure solvent flows out of the solution throughout the semi-permeable membrane, and this phenomenon is called reverse osmosis and is of great practical utility। Reverse osmosis is used in distillation of seawater। तो यहाँ हमको समझ में आ चुका है कि विपरीत परासरण क्रिया का एक अति महत्वपूर्ण उपयोग समुद्री जल के विलवणीकरण यानी कि डिसलाइनेशन में किया जाता है। इस तकनीक के सिद्धांत को हम आरेख में समझ सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे डायग्राम है, इसमें फ्रेश वाटर है और सॉल्ट वाटर दिया हुआ है। तो यहाँ में इस चित्र में देखिए आप, परासरण के लिए अत्यधिक दाब आरोपित करना पड़ता है, इसलिए प्रयुक्त होने वाली यहाँ पे जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए और सामान्यतः यह झिल्ली सेलुलोज एसीटेट की बनी होती है और किसी उपयुक्त आधार पर आधारित होती है और इस झिल्ली में से होकर केवल जल के अणु आर पार निकल सकते हैं, आयन नहीं निकल पाते हैं। और रिवर्स परासरण क्रिया का उपयोग घरों में प्रयुक्त होने वाले पीने के जल को शुद्ध अवस्था
प्राप्त करने के लिए एवं समुद्री जल के विलगीकरण अर्थात लवण मुक्त करने के लिए इसका प्रयोग होता है। डिसैलिनेशन के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो यहाँ पे ये चित्र हमको समझ में आ गया है। पिस्टन के माध्यम से हम प्रेशर इसके ऊपर बढ़ा रहे हैं, तो जो सॉल्ट वाटर है उसमें से सिर्फ जो वाटर के पार्टिकल हैं वही सेमी परमिएबल झिल्ली से बाहर होकर के निकलते हैं और फ्रेश वाटर लेफ़्ट साइड पे कलेक्ट होता है, जिससे हम वाटर आउटलेट के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं। तो जनरली इसका उपयोग वाटर प्योरिफिकेशन या समुद्री जल का विलगीकरण विलवणीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास यानी कि असामान्य जो अणुभार होते हैं, आणविक द्रव्यमान होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो असामान्य आणविक द्रव्यमान जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं? तो उसमें विलेय के अणुओं का संगुणन, विलेय के अणुओं का वियोजन, इन कारणों से अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रायोगिक आंकड़ों से गणना करने पर प्राप्त आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमानों से भिन्न पाए जाते हैं और ये सामान्य आणविक द्रव्यमानों से भिन्न आणविक द्रव्यमान असामान्य आणविक द्रव्यमान कहलाते हैं। यानी कि एबनॉर्मल मॉलिक्यूल मासेस, द रीज़न फॉर दिस is association of solute molecules or dissociation of solute molecules। तो कुछ जो पदार्थ होते हैं, colligative properties are used in the determination of molecular masses of solute। During the formation of certain solutions, molecular association of solute takes place and the molecules of the solute are associated by hydrogen bonding in the solution and form the large molecules। As a result of this molecular association, the total number of particles in the solution will be lower। Since the magnitude of colligative property depends upon the number of particles in the solution and the molecular association lower the magnitude of any colligative property, molecular mass of any solute is inversely proportional to the magnitude of the colligative property। So the molecular mass of solute in solution is higher than the normal molecular masses। तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें देखिए, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड लिया है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स कलेक्टिव हो गए, एसोसिएट हो चुके हैं। तो इस तरह से एसोसिएशन होने से अणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। तो अणुओं की संख्या में कमी ही अणुसंख्यक गुण के मानों के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें प्रेक्षित आणविक द्रव्यमान सामान्य आणविक द्रव्यमान से अधिक हो जाते हैं। तो इसके लिए हम देखें तो इनके जो मेजरमेंट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट्सेट्रा आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट्स। तो वो उनके वास्तविक मानों में नहीं आते हैं। आणविक जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, अणुसंख्यक गुण होते हैं, उनका उपयोग विलेय के आणविक द्रव्यमान के निर्माण के लिए किया जा सकता है और आणविक द्रव्यमान के निर्धारण के लिए प्रयुक्त होने वाले संबंध केवल विज्ञानों के आदर्श व्यवहार के लिए मान्य होते हैं और अणुसंख्यक गुणधर्मों के प्रायोगिक आंकड़ों से प्राप्त आणविक द्रव्यमानों के मान हमेशा सामान्य आणविक द्रव्यमानों के बराबर नहीं होते हैं। तो इसी के कारण इनकी जो भी अणुसंख्यक गुण है, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, वाष्पदाब का अपेक्षित दाब, इन सभी में क्या होती है, कमियां आती है। जो होना चाहिए वो आणविक द्रव्यमान नहीं रहता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एबनॉर्मल यानी कि असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। तो आणविक इसमें असामान्य आणविक द्रव्यमान के जो अलग अलग फैक्टर्स हैं उसको हम किससे दर्शाते हैं, आई से। In 1880, Van't introduced a factor known as the Van't factor to
account for the extent of dissociation or association. This factor I is defined. I is normal molecular mass upon abnormal molecular mass. अब इसमें ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। आई की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, अणुसंख्यक गुण का प्रेक्षित मान अपॉन अणुसंख्यक गुण का सैद्धांतिक मान जो होता है, कैलकुलेटेड जो प्रॉपर्टी होती है वो। तो आई जो होती है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन यानी संयोजन और वियोजन, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है। तो यहाँ पे वियोजन या संगुणन के बाद कणों की संख्या अपॉन कणों की सामान्य संख्या होती है। तो विलियन का सैद्धांतिक मान अपॉन प्रेक्षित मान यानी कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो अब अपन देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसकी जो वैल्यू होती है उसमें PA0S माइनस PS अपॉन P0S इज इक्वल टू एक्स सॉल्यूट। और उसका यहाँ पे देखिए आप, आई से हमने मेंशन किया, उसके आगे हमने क्या लगा दिया है, आई एक्स सॉल्यूट। चलिए, इसके अलावा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसके लिए हमने क्या निकाला था, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। तो यहाँ पे असामान्य में क्या आता है, I इंटू KB इंटू M। इसी तरह से डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, तो TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है। लेकिन यहाँ पे जब एब नॉर्मल आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I KF इंटू M। इसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, तो यहाँ पे एब नॉर्मल मोलिकुलर मास के लिए होगा पाई इज इक्वल टू ICRT। तो इस तरह से हम अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के लिए इनकी वैल्यूज़ हम देख लिए हमने कि क्या होगी यहाँ पे। तो इन संबंधों की सहायता से विद्युत अपघट्य के वियोजन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है, और यदि वियोजन की मात्रा ज्ञात हो तो विलय के अणुसंख्यक गुण के प्रायोगिक मान का परिकलन किया जा सकता है। और इसकी अलग अलग वैल्यू अपन ने यहाँ पे देख ली है। ये क्लियर हो गया है हमको अच्छे से। चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर का थियोरेटिकल पार्ट तो कंप्लीट हो गया है। अब हम 2-4 न्यूमेरिकल देख लेंगे इसके, और जब भी आप क्लास में आएंगे तब अपन इसको सॉल्व करके प्रैक्टिकली भी देखेंगे और वीडियो के माध्यम से भी देखेंगे। चलिए, थैंक यू।